नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। रात के 11 बज चुके हैं। इस समाचार में बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के 7वें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को डाले जाएंगे वोट। मतदान की सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत का अंतिम चरण में होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार मैदान में। अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी भी चुनावी रण में ठोक रहे हैं ताल। भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था वाला देश बना। 2023-24 में विकास दर रही 8.2%। चौथी तिमाही में 7.8% रहा जीडीपी ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मोदी सरकार की नीतियों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पकड़ी तेज रफ्तार। प्रचंड गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत। टैंकरों के देखते ही टूट पड़ते हैं लोग। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पूरा पानी नहीं छोड़ने का लगाया आरोप। एलजी ने केजरीवाल सरकार की नीतियों को बताया जिम्मेदार। भाजपा ने जल संकट को कुप्रबंधन का बताया नतीजा। देश के अधिकतर हिस्से खौलती गर्मी से बेहाल। कई लोगों को लील गई बेरहम गर्मी। बिहार में 65, जबकि ओडिशा में 12 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 13 की मौत। वहीं केरल में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। 14 जिलों में अलर्ट। मणिपुर में बाढ़ का कहर। यौन शोषण के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने 6 दिन की एसआईटी हिरासत में भेजा। जर्मनी से वापस लौटते ही बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। घटना सामने आते ही विदेश भाग गया था रेवन्ना। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद पर हमले का आरोप। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक में बनाई जगह। पुरुष वर्ग में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले बने पहले मुक्केबाज। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की 57 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण के लिए प्रचार में सभी दलों ने और उनके दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 1 जून यानी कल का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की 57 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। 7वें चरण में 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,09,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने खास तौर पर मतदान केंद्रों पर भीषण गर्मी से निपटने के लिए सभी तरह के इंतजाम भी किए हैं। 7वें चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी पोलिंग पार्टीज लगभग सभी डिस्पैच हो गई हैं। सुरक्षा के भी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं और आ गई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर मतदान केंद्र पर आपको शेड की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। इस बार लगभग 250 से ज़्यादा बूथ को हमने मॉडल बूथ बनाए हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर इसी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के चुनाव के लिए भी मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।
हम लोग मतदान के लिए होपफुल हैं कि हम लोगों ने मतदाताओं से भी अपील की है। कल हम लोगों ने और मैंने स्वयं फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मतदाताओं से ये अपील की थी कि आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। 7वें चरण में ओडिशा की 6 सीटों पर भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में जुटा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर एंड पीसफुली मतदान की बात है तो सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है एंड सो फार टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर वी हैव 12 कंपनीज ऑफ पुलिस फोर्स बेसिकली फ्रॉम सीएपीएफ। वहीं 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 7वें चरण में हर मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और वहीं 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। 7वें चरण के प्रचार में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए विभिन्न दलों के नेता जोर आजमाइश करते नजर आए। खास तौर पर इस चरण के लिए दिग्गज नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ढेरों वादों का दौर भी चलता दिखाई दिया। अब बात करें इस चरण की तो प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनेकों मामले और मुद्दे छाए रहे, जिनमें राम मंदिर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, संविधान में बदलाव, आरक्षण में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर बयानों के तीर चलते नजर आए। अब 7वें और अंतिम चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ नजर डालें तो 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण के चुनाव में भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रणौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। जबकि इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी, दमदम से सौगत राय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावी नतीजों की तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेटी को 4, जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 7वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान के साथ ही देश में आम चुनाव संपन्न हो जाएगा।
बहरहाल आम चुनाव के पहले 6 चरणों की बात की जाए तो लगभग 65.54 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, जहां छठे चरण में 63.37% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं पांचवें चरण में 62.2% वोटिंग हुई। इसके अलावा चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14 वोटिंग हुई थी। बहरहाल प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। यह 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। तो पूरे देश को 4 जून का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कल 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 7वें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर चर्चा में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर से सहर्ष भाग लेगी। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक खास संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के खिलाफ सतर्क रहने को कहा है। वहीं एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लेने के कांग्रेस के फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की हार बताया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का पता चल चुका है, तो अब किस मुंह से मीडिया और जनता का सामना करेगी। इसीलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि भागो नहीं, हार का सामना करके आत्मचिंतन करो। ये बात अमित शाह ने कही। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हार तय होने के कारण कांग्रेस ने एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि 7वें चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर एग्जिट पोल में भाग नहीं लेने का कांग्रेस का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आमतौर पर तब एग्जिट पोल से बाहर हो जाती है जब उसे लगता है कि परिणाम उसके पक्ष में नहीं होंगे। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसके पास एक मौका है तो उसे एग्जिट पोल में भाग लेने में कोई संकोच नहीं होता। कांग्रेस का पाखंड किसी से छिपा नहीं है। 7वें चरण में कोई भी उन पर अपना वोट बर्बाद नहीं करे।
वहीं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फरीदकोट और संगरूर जिलों में भाजपा के बूथों को जबरन हटाए जाने के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि विशेष रूप से फरीदकोट के किंगरा गांव और संगरूर के बहादुरपुर गांव में किसानों के विरोध के बहाने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा से संबंधित बूथों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना और संभावित रूप से राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करना है। यह जरूरी है कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है वाराणसी लोकसभा सीट। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसको लेकर लोगों में भी उत्साह है, लेकिन इस उत्साह को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए न केवल चुनाव आयोग बल्कि गैर सरकारी संगठन काशी विश्वनाथ न्यास भी लोगों से कैसे भारी संख्या में मतदान की अपील कर रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अधिकाधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग, जिला प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ जुटा है। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा, जिनमें से देश की सबसे प्रतिष्ठित सीट वाराणसी भी है। वाराणसी में जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा मतदाताओं से अधिक वोट करने के लिए अपील की जा रही है। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ न्यास ने नई पहल की है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में भी देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए खास अपील की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लोगों से मतदान के संवैधानिक अधिकार के प्रयोग की अपील की गई है। इसके अलावा मंदिर में दर्शन के लिए टोकन अथवा टिकट पर भी लोगों से इस आम चुनाव में वोट करने की अपील की गई है। मतदान भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके द्वारा हम अपने प्रत्येक नागरिक अपने रुचि के जनप्रतिनिधि को चुनकर सरकार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। काशी विश्वनाथ धाम भी जन जागरूकता के लिए इसके लिए इंतजाम किए हैं, पहल की है। पहला तो सभी जो मंदिर परिसर के अंदर और गेट पर फ्लैक्स और बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें मतदान की अपील की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रशासन की इस पहल से श्रद्धालु काफी प्रभावित हैं और लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल का नया संदेश भी हासिल करते हैं। यहाँ पर आकर कॉरिडोर की जो व्यवस्था है वो इतनी अविश्वसनीय व्यवस्था है, इतनी मतलब आदमी की सोच और से भी परिकल्पना है। इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने दर्शन की कर रखी है। यहाँ के लोगों को तो मैं समझता हूँ 100% कम से कम पूरा 100% वोटिंग का स्तर आना चाहिए। 7वां चरण में जहाँ जहाँ भी लोकसभा चुनाव हो रहा है, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग आइए और बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लीजिए। बनारस के अकॉर्डिंग सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना मतदान दें। पहले मतदान और फिर उसके बाद जलपान, यही मेरा अधिकार है। मतदान करना हम सभी का एक अधिकार है और हम सब अपने लीडर्स को चूज़ करने में हमें एक अहम भूमिका निभानी होती है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं एक तरह से। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन जाने के बाद से वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में श्रद्धालुओं की आमद ने और रफ्तार पकड़ी है। मेरी काशी मेरी शान, 1 जून को करें मतदान, ऐसे नारों के माध्यम से जहां लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं मंदिर प्रशासन देश भर से आए श्रद्धालुओं को मतदान के संवैधानिक अधिकार को लेकर जागरूक कर रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में आम चुनाव महायज्ञ जैसा होता है और अपेक्षा की जाती है कि इस महायज्ञ में संविधा के रूप में अपना वोट देकर लोग इस महायज्ञ को और इस संकल्प को पूरा करें। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में ओडिशा की 6 सीटों मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर पर कल वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर ओडिशा के डीजीपी अरुण कुमार सारंगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने।
उड़ीसा में मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उड़ीसा के डीजीपी अरुण कुमार सारंगी सर है, उनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका डी न्यूज में। सर किस तरह की तैयारियां हैं? जो अंतिम चरण का इलेक्शन होगा वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और 42 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा और 9 जिले में होगा। इस दौरान हम 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी का उनका तैनात किए हैं। हर जगह चप्पे चप्पे हमारे पुलिस फोर्स तैयार है और जैसे भी हो एक फ्री फेयर और इंसिडेंट फ्री इलेक्शन करने के लिए हम पूरा तैयारी में हैं। सर अधिक से अधिक लोग मतदान करें, जिसे लेकर आप क्या अपील करेंगे? ये जो इलेक्शन होता है ये हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका एक फेस्टिवल होता है, बड़ा सा फेस्टिवल है। तो हम सबसे निवेदन करते हैं सब वोटर से कि आप आइए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ में आइए और अपना जो उसको। तो ये थे डीजीपी उड़ीसा अरुण सारंगी सर जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में जब मुझे बुरी तरह से पीटा तब वो मुझे बचाने के लिए नहीं आए। साथ ही कहा कि केजरीवाल ने न तो मुझे कॉल किया ना ही वो मुझसे मिलने आए, कहीं भी उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया। केजरीवाल और पूरी पार्टी विभव कुमार के साथ खड़े हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बर्ताव से बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार ट्रॉमा में है क्योंकि मैं 2006 से काम कर रही हूँ। मैं तब से काम कर रही हूँ जब कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं थी, तब 2 राज्यों में सरकारें नहीं थी। मैं तब से शिद्दत से, निस्वार्थ तरीके से, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम करती आई हूँ। पर सच तो ये है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में जब बुरी तरीके से लात, घूसों और थप्पड़ों से मारा पीटा जा रहा था तब वो नहीं आए मुझे बचाने के लिए। कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। और अब आर्थिक मोर्चे के लिहाज से एक अच्छी खबर। देश की आर्थिक विकास दर ने रफ्तार पकड़ ली है। जनवरी मार्च की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सभी अनुमानों से बेहतर रहे हैं। साल 2023-24 में भारत की विकास दर 8.2% रही है। साल 2022-23 में भारत की जीडीपी दर में 60% की बढ़त दर्ज की गई। साल 2023-24 की चौथी तिमाही में विकास दर 7.8% रही। पहली तिमाही में 8.1, दूसरी तिमाही में 8.2, तीसरी तिमाही में 8.6 और चौथी तिमाही में विकास दर 7.8% रही। पिछले साल की तुलना में 8 बुनियादी उद्योगों का सूचकांक 6.2% बढ़ा है। बिजली, प्राकृतिक गैस, कोयला, इस्पात उद्योग के साथ साथ रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल और सीमेंट के उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में हुई वृद्धि की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 2023-24 के लिए चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को दर्शाते हैं, जो आगे और भी तेज होने वाली है। हमारे देश के मेहनती लोगों की बदौलत वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% की वृद्धि इस बात का उदाहरण है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, यह आने वाले समय का सिर्फ एक ट्रेलर है। और वहीं 2023-24 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान और 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक अनुमान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है।
उन्होंने लिखा, आज का जीडीपी डेटा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% और वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए 7.8% की वृद्धि दर के साथ मजबूत आर्थिक विकास को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय जीडीपी वृद्धि दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण क्षेत्र में 2023-24 में 9.9% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो इस क्षेत्र के लिए मोदी सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और उत्साहजनक बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी, उनके नेतृत्व वाली सरकार में भी भारत की विकास गति जारी रहेगी। जीडीपी के आंकड़े बहुत प्रेरणादायक हैं, ये बात मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद 8.2% बहुत उत्साहजनक है। अभी ग्रोथ रेट आया जो 8.2% है ओवरऑल 2023-24 के लिए, तो बड़ा अच्छा नंबर है। अगर हम देखें तो जितने भी विकसित कंट्रीज़ हैं, जितने भी अर्धविकसित कंट्रीज़ हैं, उनमें जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं सबसे ज़्यादा हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड पीरियड में जो हमारी ग्रोथ आई है, पहले हम 9.1 पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.2 पे ग्रो किए और अभी हम 8.2 पे ग्रो किए। तो जो इंक्रीमेंट है हमारी ग्रोथ में वो बहुत ही रोबस्ट है, और जिससे पता चलता है कि जो हमारी रिफॉर्म्स थी, जो हमने रिफॉर्म्स कोविड के दौरान किए या फिर कोविड के बाद में किए, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हीट स्ट्रोक से चुनाव ड्यूटी में तैनात 13 कर्मचारियों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 होमगार्ड, 3 सफाईकर्मी, सीएमओ ऑफिस के 2 कर्मचारी और 1 चकबंदी अधिकारी शामिल हैं। दरअसल इन कर्मचारियों की ड्यूटी शनिवार को होने वाले 7वें चरण के मतदान के लिए लगाई गई थी। जिला मुख्यालय से मतदान केंद्र के लिए जाते समय इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा है कि शनिवार को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी बूथों पर ओआरएस, कूलर, पानी और गर्मी से बचाव के लिए अन्य सभी उपाय किए गए हैं। निरंतर विभिन्न अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। वहाँ जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए आवश्यक शेड की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ओआरएस पैकेट की व्यवस्था, फोर्स और मतदान केंद्र सभी के लिए सुनिश्चित की जा रही है, ताकि मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। देश में इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर दिख रही है। इतनी तगड़ी हीट वेव है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण हीट वेव से जूझ रहा है। पहाड़ों पर भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। आलम यह है कि इस बार की गर्मी अब सिर्फ पसीना नहीं बहा रही है, बल्कि लोगों की जान भी ले रही है। पिछले कई दिनों से देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है। सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। लू की मार स्थिति को हर गुजरते दिन के साथ खराब करती जा रही है। अलग अलग राज्यों में कई लोग प्रचंड गर्मी के काल में समा गए। हर तरफ गर्मी से हाहाकार है। अभी तक बिहार में करीब 65, झारखंड में 9, राजस्थान में 5 और ओडिशा में 41 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो गई है। बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यूं कहें कि प्रचंड गर्मी आपदा का रूप धारण करती जा रही है तो गलत नहीं होगा। चढ़ता पारा चुनावी तपिश को प्रभावित कर रहा है। बिहार में मतदान कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। 2 स्कूल प्रिंसिपल और 6 मतदान कर्मी की मौत हो गई है। यूपी के सोनभद्र, ओबरा और घोरावल विधानसभा के लिए जा रही पोलिंग पार्टी के कई मतदान कर्मी हीट वेव की चपेट में आ गए। इसमें 2 मतदान कर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी में सब चीज व्यवस्था करके निकलना चाहिए। पानी हो गया और गमछी उमछी लेके सब चीज निकलना चाहिए। स्वापी रख रखी है सिर पर, शिकंजी पी के गुजारा कर रहे हैं। गर्मी तो है तो वो प्रिकॉशंस थोड़े खुद से लेने पड़ेंगे, बाकी पानी और सब कुछ का व्यवस्था है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रबंधन ने बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं। भयंकर गर्मी का असर पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखने को मिल रहा है। इसकी चपेट में उड़ीसा भी है। उड़ीसा में गर्मी की वजह से 41 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अवेयरनेस क्रिएट करें
लोगों को बोला जाए कि जो पीक आवर है, जो सवेरे 10-11 बजे से 3-4 बजे तक होता है, इसी दौरान लोग बाहर ना आए। बसेस में भी ऑल फैसिलिटीज़ करने के लिए कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोला गया है। वहीं झारखंड में भी स्थिति भयावह है। गर्मी और लू की वजह से यहां 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। उत्तर भारत में भी गर्मी और लू का कहर जारी है। राजस्थान सरकार ने हीट वेव से 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। इस भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में कल तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। लार्ज स्केल फ्लो, मॉइस्ट फ्लो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आ रही है। उसी से आपका भारी से अति भारी वर्षा चल रही है। केरल में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आपका नॉर्थ ईस्ट में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में अभी से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आने लगी है, तो ह्यूमिडिटी आप महसूस कर रहे होंगे कि पसीना बढ़ रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर होने के बाद ही हमारी उम्मीद है कि हमारा बादल आ जाएंगे, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म्स होने का भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। Abatement of heat waves, it is due to moisture penetrating into North India from the Bay of Bengal. Strong easterlies are coming, especially in the early morning hours. We are likely to see frequent cloud to ground lightning associated with these thunderstorms, especially over Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Vidarbha. Casualties due to lightning is highest. So precautions need to be taken for that. आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में भी बारिश देखने को मिलेगी और हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी बरसात के आसार हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अभी से ही बारिश शुरू हो चुकी है। केरल में भी समय रहते मानसून ने अपनी दस्तक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। बुधवार को 16 से अधिक जिलों में लू की स्थिति रही। इनमें 6 जिले तो सीवियर हीट वेव की जद में थे। विशेषकर दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान से आग बरसती रही। औरंगाबाद का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गया का पारा भी 47 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। रोहतास, कैमूर, बक्सर और अरवल जैसे जिलों में टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि लोग हीट स्ट्रोक के शिकार होने लगे। अलग अलग जिलों से कई मौत की खबरें भी सामने आई। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार के अरवल जिले में जाकर हीट वेव से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग परेशान और बेहाल हैं। हम अभी बिहार के अरवल जिले के एक शहर में, एक छोटे से कस्बे में हैं और हम लोगों से जानना चाहें कि जो गर्मी है उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। भीषण गर्मी में कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है लोग। यहाँ तो इतना गर्मी है कि कल ही बाहर से फोर्स लोग आया हुआ था अरवल में। 2-3 फोर्स मर गया है, 3 गो या 4 गो गर्मी से। एकाएक लोग है सो गिर करके मर गया। यहाँ तो देख रहे हैं कि चलना मुँह देख रहे हैं, सौंसे बाजार सन्नाटा है। यहाँ लगता है कि टेम्परेचर 44-45 होल है। घर में पानी जो है वो रखिए और तुरंत गर्म हो जा रहा है। जीना मुहाल होल है। पूरे गर्मी के दौरान आप लोग कैसे रह रहे हैं? पंखे का हाथ से हम कर अपना जो जीवन को बिता रहे हैं। अब क्या कहें, गर्मी इस तरह के माने जो है हम लोग का सताए हुए। अब रात में सोने कोई बिछौना भी बिछा कर वाले सोते थे, भी जाकर उस पर लेट करके इसमें बयान कर रहे हैं। बिछौने को भिगाते हैं पानी से, उसके बाद सोते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी तरीके से हम रात काटते हैं। कैसा गर्मी यहाँ पे है? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। यहाँ पे गर्मी इतना है कि वो क्या 44-45 डिग्री चढ़ जाता है और ये धूप धाप में कोई निकल नहीं पाते हैं इधर। अभी गर्मी का जो मौसम है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? अस्पताल प्रबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और हर लू के मरीज़ को हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ लू वार्ड भी बना हुआ है जो पूरा तरह एयर कंडीशनड है और उसमें सारी दवाएं और उसके साथ स्टाफ HR लगे हुए हैं जो उनको सेवाएं देते हैं। मरीज़ हैं, ये ITBP के जवान हैं। इलेक्शन कवर करने आए थे, इलेक्शन ड्यूटी करने आए थे, लेकिन ये लू के शिकार हुए। लक्षण क्या था जब आपको लू लगा? लक्षण ADP गया था तो उसी दरमियान काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन का, जिससे शरीर में काफ़ी वीकनेस आ गया और बॉडी में लॉस ऑफ एनर्जी और आवाज़ में लड़खड़ाहट आने लगी। 3-4 दिन पहले ही से बुखार है तो गाँव के डॉक्टर बोल रहे दवाई देलक ना उतर।
पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो रहा है। और आज का मौसम थोड़ा सा कल और परसों के मुताबिक थोड़ा कम गर्म है, इसलिए आज पेशेंट कम आए हैं यहाँ पर। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, अरवल। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, तो वहीं लोग इस भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए घरों में लगे एयर कंडीशनर्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब एसी के इस्तेमाल ने भी लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां एक ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आग की बढ़ती दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर बिजली घरों में ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आगजनी ना हो। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के पास इन दिनों आगजनी को लेकर कई कॉल्स भी आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आग के कुछ मामले ऐसे सामने आए जहां आग का कारण एयर कंडीशनर रहे। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 100 में हाई राइज सोसाइटी लोटस बुलेवार्ड में एसी फटने से आग लग गई, जिससे कई फ्लैट्स आग की चपेट में आ गए। एसी फटने और आग लगने के मामले आखिर क्यों सामने आ रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ मुख्य कारण हैं, आइए देखते हैं। गैस लीकेज। कंडेंसर से गैस लीक होने से भी एसी से जुड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। गैस कम होने से कंडेंसर पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जिससे वो अधिक गर्म होने लगता है। इससे आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। गंदे कॉइल। एसी की कूलिंग में कंडेंसर कॉइल अहम भूमिका निभाते हैं। ये हवा से गर्मी को बाहर निकालते हैं। जब कॉइल गंदगी के चलते जाम हो जाता है, तब गैस के सामान्य प्रवाह में दिक्कत होती है। इससे कंडेंसर ज्यादा गर्म होने लगते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वोल्टेज का उतार चढ़ाव। लगातार वोल्टेज के उतार चढ़ाव से भी कंप्रेसर की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। ये भी हादसे का कारण बन सकता है। दरअसल बढ़ती गर्मी के कारण घरों में लगे एयर कंडीशनरों के फटने और आग लगने के मामलों से बचने के लिए आप अपने घरों के एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। ऐसी परिस्थिति में क्या जरूरी है, इसको जानने के लिए हमने बात की एयर कंडीशनर टेक्नीशियन दिलीप से। जिस रूम में या जिस एरिया में आप एसी लगाते हैं, शॉप वगैरह में, वहाँ आप स्पेस को देखते हुए अपना एसी चूज करें कि 1 टन का लगाना है, 1.5 टन का लगाना है या 2 टन का लगाना है। और प्लस जो एसी लगाते हैं उसमें ना बढ़िया क्वालिटी की वायरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही एसी जहाँ पे आउटडोर लगाते हैं या विंडो एसी है, तो बाहर का उसका जो आउटर होता है वो हिस्सा थोड़ा छांव में होना चाहिए। अगर नहीं है कुछ तो सीट वगैरह लगवा सकते हैं, कोशिश करें कि उस पर छांव रहे, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो मेंटेनेंस होता है उसका सर्विस वो टाइम टू टाइम कराना चाहिए। जैसे सीजन जो चलता है गर्मियों का, उसमें मैक्सिमम 3 सर्विस करानी चाहिए। एक शुरू में, एक बीच में, या ज्यादा गंदा हो रहा है तो 4 भी करा सकते हो, लेकिन 3 तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घरों में या दुकानों में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ज्यादा गर्मी पड़ने पर एसी के कंप्रेसर को छांव में रखें। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी वहां हवा आती हो, ताकि यूनिट अधिक गर्म न हो। नियमित समय पर एसी की सर्विस कराएं, ताकि किसी भी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की सफाई नियमित रूप से करें। इससे कंप्रेसर पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और ये सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन की भी जांच करें। अगर इसमें कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इसके अलावा एसी खरीदते समय भी कुछ बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। एसी का चुनाव घर या दुकान के एरिया को ध्यान में रखते हुए करें। एसी इंस्टॉल करवाते समय अच्छी गुणवत्ता वाली वायरिंग और प्लग का इस्तेमाल करें। ऐसे एसी जिनके कंडेंसर तांबे के होते हैं, वो एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले एसी से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन तांबा बेहतर होता है। तांबा पानी या हवा में नमी के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी वो ज्यादा नॉन कोरोसिव, यानी नमी की जगह से वो खराब नहीं होता, और जिस कारण से वो अधिक मजबूत होता है। अपनी लो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी की वजह से तांबा जल्दी गर्म नहीं होता और वो कूलिंग भी तेज करता है। जानकार एल्यूमिनियम मेटल वाले एसी की जगह तांबे वाले एसी को तरजीह देते हैं। तो अगर आप भी अपने घरों और दुकानों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखकर आग जैसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए कृतिका भारद्वाज की रिपोर्ट।
भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में बिजली और पानी की मांग कई गुना बढ़ चुकी है, जिनकी कमी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में तो जबरदस्त जल संकट देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार जहां हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसे केजरीवाल सरकार का कुप्रबंधन करार दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली तपती गर्मी से झुलस रही है। आए दिन पारा गर्मी से बेहाल कर देने वाला नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। मौसम की मुसीबत के बीच जल संकट ने दिल्ली वासियों का जीना और मुहाल कर दिया है। राजधानी के कई इलाके गंभीर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के टैंकरों के पहुंचते ही लोग इस पर टूट पड़ते हैं। जान जोखिम में डालकर लोग बूंद बूंद पानी का बंदोबस्त करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो हरियाणा को ज्यादा पानी देने का निर्देश दे। बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। भाजपा दिल्ली के जल संकट को अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा बता रही है। दिल्ली अगर आज एक एक बूंद के लिए मेरी माताएं बहनें डब्बे लेके सड़कों पर घूम रही हैं, वो दृश्य देखा नहीं जाता। उसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। जल बोर्ड को लूट के खा गए वो। हरियाणा 1049 क्यूसेक पानी में बार बार कह रहा हूँ, जो समझौता है उसके अनुरूप रोज दे रहा है। रोज मेरे पास डाटा है उसका, लेकिन रखरखाव नहीं है। 53% पानी बर्बादी होती है, चोरी होती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और बाकी पानी टैंकर माफिया के हाथ चढ़ दिया जाता है। इनके विधायक पैसे लेकर पानी बेचने का काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में दैनिक जल आपूर्ति 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन रह गई है। दिल्ली में पानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आता है। दिल्ली सरकार का दावा है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि हरियाणा से 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलता है। इस समय भी इतना ही पानी मिल रहा है, लेकिन ये जल संकट टैंकर माफियाओं द्वारा खड़ा किया गया है। कागजों पर टैंकर चलाकर फर्जी भुगतान किया जाता है। यही कारण है कि लाभ में रहने वाला दिल्ली जल बोर्ड अब 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। भाजपा का कहना है कि नरवाना ब्रांच के रखरखाव के लिए 204 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं किया है। इतनी झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने मुफ्त पानी का प्रॉमिस करा था, लेकिन आज दिल्ली उनके राज में त्राहिमाम करी। 600 करोड़ के रुपए का मुनाफे में होती थी दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। एक दशक में आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में क्रिएट करा है, ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जनता बेहाल है। प्रचंड गर्मी के बीच कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी मिल गया तो अपनी किस्मत। पानी का ज्यादा समस्या है, गर्मी में और ज्यादा मर जाते हैं पानी के लिए। टैंकर भी एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता। बोलो तो आता है, नहीं तो नहीं आएगा। पहले 6 बजे आ जाता था टैंकर। अब ये होता है कि 9 बजे आता है, 11 बजे आता है कभी टैंकर, कभी आता है कभी नहीं आता है। वो भी एक टाइम आता है। पानी एक टैंकर आती 24 घंटे में एक टैंकर। अब एक टैंकर में पब्लिक को जितनी बर्तन देगा उतने तो भरेगा ना, दूसरा टैंकर आता नहीं। यहाँ पानी के लिए लोग तरफ तरफ का मर रहा है। दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पानी की किल्लत को लेकर हर साल एक ही तस्वीर सामने आती है। प्यासी दिल्ली पूछ रही है कि आखिर उसकी प्यास कब बुझेगी। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में जल संकट को लेकर एलजीबी सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
उन्होंने आगे कहा कि रिजर्वायर की क्षमता को भी कम कर दिया गया है और जो सफाई होती थी वो भी नहीं हो रही है। रिजर्वायर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनेबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दें। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इन आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जितना दिल्ली का बनता है अधिकार, उससे ज्यादा दिल्ली को पानी दिया जा रहा है, हरियाणा दे रहा है। 719 क्यूसिक की बजाय दिल्ली को दिया जा रहा है 1049 क्यूसिक पानी। चुनाव के समय मुद्दों के राजनीतिकरण को लेकर लगाए जाते रहते हैं ये आरोप। दिल्ली को पानी के मामले में हरियाणा नहीं कर रहा है कोई राजनीति, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा को जितने पानी की जरूरत है उतना पानी नहीं है हरियाणा के पास। अपने संसाधनों से हरियाणा पानी का प्रबंधन करता है। दिल्ली सरकार को उन्होंने सलाह दी है जो भी उपलब्ध पानी है उसके प्रबंधन को ठीक करे दिल्ली सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगाने के बजाय अपनी वेस्टेज ठीक करे। हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता। क्या वहीं डीडी न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा सिंचाई विभाग के EIEC डॉक्टर सतबीर कादियान ने कहा कि दिल्ली में जब भी जल संकट होता है तो आरोप हरियाणा पर ही लगते हैं। कादियान ने दावा किया कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को तय मात्रा से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली को 700 क्यूसेक पानी देने का करार हुआ था, लेकिन हरियाणा की ओर से 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। हम पूरी तरीके से संजीदा हैं। दिल्ली में जो वाटर क्राइसिस हुआ है वो प्योरली दिल्ली का अपना क्रिएटेड वाटर क्राइसिस है, अपना क्रिएट किया हुआ वाटर क्राइसिस है। दिल्ली कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ डिनायल में है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हम खुद 42% तक शॉर्टेज हमारे पास पानी की है, बट हमने कभी भी दिल्ली को शॉर्ट नहीं होने दिया और दिल्ली में उनके हिस्से से ज्यादा पानी उपलब्ध करवाया है। दिल्ली का शेयर 719 क्यूसेक के करीब बनता है, जो लगातार हम 1000 क्यूसेक और 1050 क्यूसेक तक पानी दे रहे हैं। ये जो क्राइसिस है, माननीय एलजी साहब ने भी पॉइंट आउट किया और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि ये दिल्ली का अपना इंटरनल मैनेजमेंट क्राइसिस है जिसको वो देखना नहीं चाहते। वहीं कर्नाटक में हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों और बलात्कार के आरोपों के सिलसिले में 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच विशेष जांच टीम SIT कर रही है और उसने पहले ही रेवन्ना की 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी। प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। म्यूनिख से बेंगलुरु पहुंचने के बाद उन्हें शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। यौन शोषण के आरोपी हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रेवन्ना को 6 दिन की SIT की हिरासत में भेज दिया है। हालांकि जांच एजेंसी ने 15 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन प्रज्वल के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वीडियो में व्यक्ति की पहचान स्थापित नहीं हुई है, लिहाजा 1 दिन की हिरासत पर्याप्त है। लेकिन SIT ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, उनसे पूछताछ करना जरूरी है। जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। जनता दल के नेता और हासन सीट से उम्मीदवार रेवन्ना अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के 1 दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे।
उसी दिन कथित तौर पर महिलाओं का यौन शोषण करते हुए उनके वीडियो सामने आए थे। SIT have arrested him, and now the due course of law will take place. They will start the procedures. सुनवाई के दौरान प्रज्वल ने अदालत से अपने खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल को रोकने की मांग की, लेकिन अदालत ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। प्रज्वल रेवन्ना से बेंगलोर स्थित SIT दफ्तर में आज पूछताछ होगी। सूत्रों ने बताया कि BK सिंह के नेतृत्व वाली SIT टीम उचित समय पर प्रज्वल के पोटेंसी टेस्ट पर भी विचार कर रही है। पोटेंसी टेस्ट ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि बलात्कार का आरोपी पीड़ित पर यौन हमला करने में सक्षम है या नहीं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 3 रेप के और 1 मामला यौन उत्पीड़न का दर्ज है। उनके खिलाफ पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। ये उनकी पूर्व नौकरानी के साथ यौन शोषण का मामला है। 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी चले गए। उसी दिन शाम को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग द्वारा जारी शिकायत पत्र के आधार पर SIT का गठन किया और ADGP BK सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया। अदालत ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी। आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज, बेंगलुरु। पुणे दुर्घटना मामले में मूल आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसके पिता और दादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से नाबालिग से पूछताछ की इजाजत ले ली है। फिलहाल आरोपी को 5 जून तक किशोर हिरासत केंद्र में रखा गया है। नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। पुलिस 2 घंटे के लिए आरोपी से पूछताछ कर सकेगी। और चक्रवात रिमल की वजह से मणिपुर में तबाही जैसे मंजर हैं। राज्य की इंफाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इंफाल नदी के उफान पर होने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण इंफाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नागरम और देवलाहलैंड इलाके में बचाव और लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। अब तक बाढ़ प्रभावित करीब 6500 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटनास्थल से निकालकर 6 घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जबकि 2 घायलों को जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रेस्क्यू टीम को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय से पुलिस, SDRF, NDRF, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की QRT टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनाग्नि और बिजली की HT लाइन टूटने की वजह से दोपहर में पत्थरों के गिरने के कारण यह हादसा हुआ। पहाड़ी से गिरे पत्थरों के कारण सड़क के नीचे की तरफ दीवार निर्माण में लगे सीमा सड़क संगठन की एक ट्रक, एक JCB मशीन, पानी के टैंकर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना भी है। शारजाह वाणिज्य और उद्योग चैम्बर यानी कि SCCI ने शारजाह भारत व्यवसाय मंच की मेजबानी की। SCCI ने भारतीय कंपनियों से आग्रह किया कि वो शारजाह की निवेश संभावनाओं और गतिशील कारोबारी वातावरण का लाभ उठाएं। इस मंच पर मुख्य क्षेत्रों में आर्थिक विविधता और निवेशों से संचालित शारजाह के उन्नत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच सुदृढ़ आर्थिक संबंधों पर बल दिया गया। दोनों देशों के संबंध सतत विकास और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के साझा दृष्टिकोण पर निर्मित हैं। शारजाह भारत व्यवसाय मंच दोनों पक्षों के बीच सहयोग की निरंतरता को बनाए रखने के मंच है। हाल ही में इसे दोनों पक्षों ने भारत में शारजाह के अत्यधिक सफल व्यापार मिशन चैम्बर के रूप में स्वीकृति दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि निमहंस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने निमहंस को बधाई दी और कहा कि यह समावेशी स्वास्थ्य देखभाल में भारत के प्रयासों की मान्यता है। साल 2019 में WHO की ओर से शुरू किए गए नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निमहंस के बेहतरीन योगदान का एक प्रमाण है।
निमहंस मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है, जो अनुसंधान, शिक्षा और रोगियों की देखभाल के लिए नए दृष्टिकोणों का समर्थन कर रहा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए इजाजत। और कल हमारे देश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। डीडी न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि यदि आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। नमस्कार।